प्रदेश कांग्रेस की महिला महासचिव डॉक्टर जया ठाकुर के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। डॉक्टर जया ठाकुर के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका के संबंध में किया गया। इसके साथ ही आगामी उपचुनाव में उनकी कांग्रेस से दावेदारी के विषय में भी उन्होंने जानकारी दी। इसके साथ ही मीडिया के सवालों के उन्होंने जवाब दिए। उनके साथ उनके पति वरुण ठाकुर जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं वो भी मौजूद रहे। उन्होंने भी क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ हुआ इस प्रेस वार्ता के दौरान। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि लंबे समय से दमोह में जो गतिविधियां चल रही थी दमोह और पूरे प्रदेश को लेके, पूरे प्रदेश में जैसा माहौल बना है उन सब इश्यूज को लेके हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जिस तरीके से पिछले 6 महीने में जो घटनाक्रम हुए हैं, जिस तरीके से आपका एक बड़ी लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकार को कैसे गिराया गया और फिर कैसे वही लोग फिर जीत के आ गए, उन सब चीज़ों को लेके एक हम लोग परिचर्चा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये हम लोगों के ऊपर ऑनर्स है सारे पत्रकार पे, सारे बुद्धिजीवी वर्ग पे, कि हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए एक सुनहरा मौका मिला है दमोह के लोगों को खासतौर से, कि दमोह से हम एक मैसेज दे सकते हैं कि जो भी लोकतंत्र में की बनाई हुई परंपराओं को तोड़ेगा, जो भी संवैधानिक व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करेगा, उन सब लोगों के लिए पूरा वर्ग इकट्ठा होके उन सब चीज़ों के लिए रोकने का काम करेगा। तो ऐसी शक्तियों को रोकने के लिए हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करने बैठे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं डॉक्टर जया ठाकुर, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है कि जो संविधान में व्यवस्था है उसके अनुसार जो कार्य नहीं हुए हैं वो लागू करवाने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की है कि ऐसे लोगों को चुनाव एक तो उस टेन्योर में लड़ने ना दिया जाए और जो लड़ भी लेते हैं उनको आयोग घोषित किया जाए। तो इस सब चीज पे डॉक्टर जय ठाकुर बताएंगे। आपको बताएं तो इसी मुश्किल को समझते हुए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और इसी सिलसिले में नोटिस भी हुआ है कि अगर कोई भी विधायक चुना जाता है और वो अगर खरीद फरोख्त के चलते पार्टी चेंज करके जाता है तो उस पर रोक लगनी चाहिए और वो दोबारा से उसी जनता से, जब आप पद का त्याग करके चले गए तो उसी जनता से आप फिर उसी पद पे आने के लिए किस तरीके से, एक तो उन्हें खुद नहीं आना चाहिए इस तरीके से, और अगर ऐसा होता है तो उन पर रोक लगनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये हमारी सबकी, आपकी, मेरी सबकी जिम्मेदारी है कि हमने अगर टीचर को अपॉइंट किया है पढ़ाने के लिए, वो नहीं पढ़ाता है और फिर दोबारा से हमारे पास अगर जॉब मांगने आता है तो हम सबको से इनकार करना चाहिए। इसी तरीके से राजनीति में होना चाहिए। अगर वो अपने पद को संभालने के योग्य नहीं है या वो समझते हैं कि मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ तो मुझे लगता है आपको छोड़ देना चाहिए और हम लोगों को उन्हें मना करना चाहिए। अपना वोट हम इस तरीके से क्यों वेस्ट करें भाई? जब हम किसी को वोट देते हैं तो उसके साथ एक आशा होती है कि बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा स्कूल बनाएंगे, रोड पे हमारी सड़कें जो है अच्छी हो सकें, हमारे वाहन सुरक्षित रह सकें। आप देखें, आप 5-6 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, 2 साल में वो ऐसी खटारा टाइप की हो जाती है, तो उसके पीछे कारण क्या है? खराब सड़कें। आप कोरोना की जैसी महाबीमारी में जो महामारी पड़ी है उस समय में मेडिकल कॉलेज का वादा लेके ये सत्ता में आए जीते और उसके बाद से मेडिकल कॉलेज तो छोड़ ही दो, ये लोगों से मिले भी नहीं, उनके कई लोगों की नौकरी गई, इन्होंने कुछ व्यवस्थाएं भी नहीं करवाई लोगों के लिए कि भाई उनका जो है सर्वाइवल हो सके। कई लोग ऐसे मेरे पास फोन आते थे कि दीदी हम क्या करें, कहाँ जाएं। मेरी भी मुश्किल ये है कि मैंने अपने स्तर पे करा, कोरोना वार्ड बनाए कई जगह पे, जैसे कि मैं अपने गांव में उस समय थी तो उस समय हम लोगों ने जितने भी बाहर से मजदूर आ रहे थे पलायन करके या बड़े शहरों में जो जाते हैं उनके लिए हमने बीच में स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड कराए, मास्क को समझाया, रुकने की व्यवस्था कराई। तो ऐसे कई लोग परेशान थे। ये चीज़ें जो एक विधायक को या उस समय पे जो शासन कर रहे हैं उनको करना चाहिए, वो हम जैसे वॉलंटियर्स ने किया। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को हमें नकारना चाहिए कि हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। हमें एक नई तरीके की राजनीति चाहिए, क्योंकि आप देखें इंडिया इतनी संपन्न कंट्री है, यहाँ कितने अच्छा वातावरण है। अगर लोग यहाँ अच्छे से काम करें तो अमेरिका भी इससे पीछे हो जाएगा। पर समस्या ये है कि यहाँ कड़ी दर कड़ी इतना करप्शन फैल चुका है और उस कड़ी को हम और आपको ही तोड़ना पड़ेगा। अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझें कि हम अपना काम कम से कम अच्छे से करें और सामने वाले से कम क्वेश्चन करें कि आप इस काम को सही क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा चेंज होगा। तो मैं चाहूँगी कि इस चीज़ को आप समझें और अगर नेक्स्ट इलेक्शन में राहुल इलेक्शन लड़ते हैं
तो निश्चित रूप से उनका विरोध मैं तो कर ही रही हूँ अपने स्तर पर, क्योंकि अभी देखिए हमारा देश कई समस्याओं से लड़ रहा है। चाहे वो किसान है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, हर व्यक्ति बीमारी से लड़ रहा है, हर माँ जो बच्चों को घर में भी रख रही है तो वो भी परेशान है, बच्चों की एजुकेशन और स्कूल ना जाना और कई सारी समस्याएं हैं। आप और हम संपन्न हैं, कई लोग आज 2 टाइम की रोटी के लिए भी लड़ रहे हैं, वो भी उनके लिए एक बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि कई लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। तो एटलीस्ट हम सब इस वार्ता का करने का उद्देश्य यही है कि आप अपने मीडियम से, चाहे तो आप पत्रकार से और फ़ोन के जो चैनल्स हैं, या अपनी बात रखें। आज हमारे हाथ में फ़ोन है, एक बहुत बड़ा माध्यम है, हमारी बात यहाँ पे हम बात करते हैं और पूरे देश में पहुँच सकती है। तो निश्चित रूप से इन बातों को पहुँचाएं कि हम अपने अधिकारों के लिए सजग बने। अगर हम अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से कोई नेता, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ अन्याय कर सकता है। और दमोह की जनता को जो छला गया है और आपकी जो वोट आपने डाली और वो कई करोड़ों में आगे बिकी, तो ऐसे लोग जब आपका ईमान और उसके बाद वो पद पे आते हैं, आप उस पद के साथ वो कितना न्याय करेंगे, आई डोंट नो। और जैसे कि आप जानते हैं कि उनका व्यक्तिगत भी जो चरित्र है वो न्याय करने वालों में से तो है नहीं। उनके ऊपर कई सारे केस भी दर्ज हैं, मतलब ही इज़ अ क्रिमिनल अगर हम कहें तो। कोर्ट सेटलमेंट करके उनके साथ जो भी किया, पर कई लड़कियों की उन्होंने ज़िंदगी बर्बाद करी, जितना मुझे संज्ञान में है। तो ऐसे लोगों को हम अपना नेता और एक आइडियल ना बनाएं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पद पे होता है, अगर हमारे गांव से कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है तो लोगों को हम बताते हैं बेटा वो देखो उनका लड़का डॉक्टर बन गया, बेटा वो देखो वो नेता बन गया। तो जो नए लोग हैं उन पीढ़ियों के लिए ये लोगों के दिल में ना रहे कि यार राहुल भैया ने 100 करोड़ ले लिए। मतलब आप ये फीलिंग लेके काम करें कि हमें काम करना है और बेटरमेंट के लिए करना है, 100 करोड़ ले लिए के लिए नहीं करना है। क्योंकि अब मैं जो लोगों से बात करती हूँ इन दोनों भाइयों के इंसिडेंट्स के बाद, तो लोग कहते हैं दीदी वो तो इतने पैसे लेके चले गए। मतलब उनको उन्होंने जो गलत किया उसको अगर वो जीतते हैं तो उसको एक वो बना रहे हैं, लोग एक आइडियल ऐसा फॉलो कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा कर सकते हैं और उसके बाद जीत सकते हैं। तो ये जनता को वो करना पड़ेगा दृढ़ निश्चय कि अगर कोई गलत कर रहा है तो ही शुड बी पनिश, नॉट ही शुड बी रिवाइड। और ऐसे करेंगे रिवॉर्ड देंगे हम उनको कि भाई वो गलत करके चले गए, पैसे ले लिए, उसके बाद फिर जीते, तो इससे एक गलत का चलन आगे आएगा। तो इस चीज़ को हमें सब लोगों को रोकना चाहिए और अच्छा जो काम करने की भावना के साथ आगे आए वो ही काम करे, क्योंकि वो व्यक्ति अच्छा काम करेगा। जी, दल बदल को मैंने जो याचिका लगाई थी कि अगर कोई विधायक आता है और अपने कार्यकाल में वो अपने पद को त्याग करके चला जाता है तो निश्चित रूप से उसी कार्यकाल में, उसी पंचवर्षीय में उसे दोबारा इलेक्शन के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। और कोर्ट ने इस मुद्दे को समझते हुए इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है कि ऐसा क्यों है। तो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी उसका फाइनल फैसला जो है वो कब आता है। अगर वो ऐसा हो जाता है और वो इस चीज़ पर रोक लगाते हैं तो निश्चित रूप से भारत की राजनीति के लिए बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि आज की डेट में ये दल बदल का मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है और ये समझिए लोग फिराक में रहते हैं चेंज करने की और पैसे लेने के। तो ये चीज़ें रुकनी चाहिए। वही पैसा जो वहाँ MLAs को खरीदने में लगाते हैं वही जनता में लगाएं, तो मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस समय विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही थी, उस समय पिटीशन लगाकर आपने अभी पिटीशन लगाई थी? जी, मैंने उसी समय पिटीशन लगाई थी थोड़े टाइम बाद, क्योंकि मुझे उसका बात समझ आया कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए। किस स्टेज पर पहुंच चुकी है आपकी पिटीशन की? जी, अभी उसकी हियरिंग हुई थी और उन्होंने कोर्ट ने प्रॉब्लम को समझते हुए इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है और अब नेक्स्ट डेट दी गई है हमको, तो नेक्स्ट मंथ लगेगी। अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आगामी दिनों में उपचुनाव भी है, क्या उसके पहले कुछ हो पाएगा? जी, निश्चित रूप से देखिए ये चीज़ मैं बता सकूं ये तो बड़ा मुश्किल है। हमारा काम होता है कोर्ट के सामने ये बात रखना। अब कोर्ट हमें तारीख देता है, उसके बाद जज डिसाइड करेगा कि क्या होता है। तो निश्चित रूप से हम तो कोशिश करेंगे कि अगर ये पहले हो जाए और उसका फैसला पहले आ जाता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन होगा। ऐसे लोगों को जो कई जगह और भी देखिए आसाम में है, आप कर्नाटक में हैं, तो ये चीज़ें रुक जाएंगी और मध्य प्रदेश में भी ये चेंज हो जाएगा। अगर इसमें होता है तो राहुल सिंह को शायद इलेक्शन लड़ने ना मिले। उपचुनाव में क्या आपको प्रत्याशी उम्मीदवार आपने बताएंगे? जी, पता नहीं मैं तो ऐसा है कि अपने आप को प्रत्याशी समझती हूँ और जनता की एक्सपेक्टेशंस है मेरे से। अब पार्टी मुझे कैंडिडेट घोषित करे, ये चीज़ तो पार्टी डिसाइड करेगी।